कक्षा 12 इतिहास की पाठ्यपुस्तक के उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन देहात में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में परिवर्तन लाया। उपनिवेश का अर्थ होता है किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेना, जैसे इंग्लैंड ने भारत पर किया। तो भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। और देहात का अर्थ होता है ग्रामीण जीवन। जब उपनिवेश की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज स्थापित कर लिया और अपनी राजस्व नीतियों को क्रियान्वित किया। इन राजस्व नीतियों और कानूनों से जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम हुए। कई लोग गरीब हो गए, जबकि कई पहले से अधिक धनवान हो गए। कई लोगों को नई जमीन मिल गई, कई अपनी पुरानी जमीन खो बैठे। किस प्रकार लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन फिर वही लोग भी कानूनों का विरोध करने से नहीं हिचकते, जिसको वो अन्यायपूर्ण समझते हैं। इस प्रकार हम राजस्व अभिलेखों, सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं, सर्वेक्षकों और यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी इस अध्याय में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार बंगाल के जमींदारों, जो बंगाल के शक्तिशाली जमींदार थे, उनको राजा कहा जाता था, उनके साथ भू राजस्व निर्धारित किया गया। और किस प्रकार बंगाल में राजमहल की पहाड़ियाँ, जो एक उपजाऊ क्षेत्र था, उसमें दो जनजातियाँ रहती थी, पहाड़िया और संथाल। उनके बीच में संघर्ष हुआ और किस प्रकार ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ से भू लगान निर्धारित हुआ और किस प्रकार देहात के जीवन में परिवर्तन आया। जून 1757 में प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना हुई। कंपनी ने नई राजस्व प्रणाली अपनाई। हम एक वर्तमान की नीलामी की घटना का अध्ययन करेंगे और इसके द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इसने अपनी भूमिका तय की। सन 1797, चूँकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इसलिए दिनांक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम 1797 में वर्धमान में एक नीलामी हुई। यह एक सार्वजनिक नीलामी थी, जिसमें राजा द्वारा धारित अनेक महाल का अर्थ था गांवों की जमीन। 400 तक भी हो सकते थे। इन 400 तक गांवों की कोई समूह को महाल कहते थे। महाल का अर्थ होता था क्षेत्र। इस क्षेत्र की जो जमीन थी, उस जमीन को नीलाम किया जाना था, क्योंकि 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ। परीक्षा में पूछा जाएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके तहत भू राजस्व की राशि निर्धारित की गई थी। यह बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था और जब तक जमींदार निर्धारित भू राजस्व अदा करते रहेंगे, उनकी संपत्ति बनी रहेगी। लेकिन यदि वे सूर्यास्त के नियम के अनुसार जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, उस दिन तक वो भू लगान अदा नहीं कर पाते थे, तो उस जमीन की वापस नीलामी की जाती थी। लेकिन जब वर्धमान की इस महाल की नीलामी की गई, तो अनेक खरीदार आए और सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को ये जमीन बेच दी गई। लेकिन वहाँ के कलेक्टर इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जो भी सारे खरीदार थे, वे राजा के अपने नौकर और एजेंट थे और 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की जमीन खुले तौर पर बेची गई थी, पर उसकी जिम्मेदारी का नियंत्रण वापस उसी के हाथों में आ गया। इस कहानी के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? राजा कंपनी को भू राजस्व अदा क्यों नहीं कर पाया? नीलामी के खरीदार वापस राजा के ही आदमी क्यों बने? तथा उस समय पूर्वी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे।
आगे बढ़ने से पहले हम इस चित्र की चर्चा कर लें। वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित यह राजमहल है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए। इसमें कई नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार और बहुत सुविधाजनक ये महल बनाए गए। आप सोच सकते हैं कि उस समय की गरीब जनता के जमींदार कितने अमीर रहे होंगे। इसकी तुलना हम आज के राजनेताओं से भी कर सकते हैं कि आज भारत हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और अपने दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश से पीछे रह गया, जबकि हमारी नेताओं की कोठियां ठीक ऐसी ही है। यहाँ देखिए, यदि इस पाठ में हम राजा शब्द का अर्थ बंगाल के शक्तिशाली जमींदारों से लेंगे, यदि आप राजा शब्द इसमें देखते हैं तो उसका मतलब शक्तिशाली जमींदार होता है। आगे बढ़ते हैं। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। यह व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इस व्यवस्था के द्वारा 75% से अधिक जिम्मेदारियां हस्तांतरित हो गई। तो आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों लागू करनी पड़ी? इसके कुछ कारण थे। 1770 के दशक में जब बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो ये एक संकट का दशक था। इस समय बार बार अकाल पड़ रहे थे, खेती की पैदावार घट गई थी और अधिकारी लोग सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तब तक विकसित नहीं होंगे जब तक कृषि में निवेश नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की ताकि कृषि में निवेश हो और कृषि में और ज़्यादा सुधार आए, ताकि कंपनी को राजस्व अधिक प्राप्त हो। ब्रिटिश अधिकारियों की सोच ये थी कि कंपनी को नियमित राजस्व मिले, साथ ही जो जमीन पर खेती कर रहे उद्यम करता है उसको भी अपने धन के निवेश का लाभ हो, और तीसरा वे चाह रहे थे कि उनके लिए कोई वफादार वर्ग तैयार हो। इन तीनों के लिए कंपनी नीतियां लाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का बंदोबस्त लागू किया। आखिर ये बंदोबस्त किया किसके साथ जाए? तो इसके लिए उन्होंने बंगाल के राजाओं यानी शक्तिशाली जमींदारों और तालुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। इस इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके अनुसार सदा के लिए निर्धारित एक राजस्व मांग को अदा करना था, और इसमें एक नियम था कि जमींदार गांव का भूस्वामी नहीं था, बल्कि वो राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी लगान का संग्राहक मात्र था। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार की स्थिति क्या थी। जमींदारों के नीचे कोई कुछ गांव हो सकते थे, कभी कभी इनकी संख्या 400 तक चली जाती थी। इन गांवों के क्षेत्र को महाल कहा जाता था। जब कंपनी इस पूरे महाल पर एक मांग निर्धारित कर लेती थी, शुरुआत में यह मांग 10 वर्षों के लिए की गई। इसके बाद जमींदार को यह निर्धारित करना था कि किस गांव के लिए कितनी राजस्व राशि इकट्ठी करनी है। जमींदार से ये आशा की गई थी कि वो कंपनी को नियमित रूप से राजस्व अदा करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम कर ली जाएगी। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। वापस हम इसकी पॉइंट देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसके साथ लागू किया गया? जी हाँ, बंगाल के राजाओं या तालुकदारों के साथ। यहाँ राजाओं से आशय जमींदारों से है। क्या इसमें जमींदार भूमि का मालिक था? नहीं, भूमि की मालिक कंपनी थी। जिस प्रकार आज भी भूमि की मालिक सरकार है, किसान सिर्फ उसका जोतदार है, उसी प्रकार उस समय भी ब्रिटिश कंपनी उस भूमि की मालिक थी और जमींदार सिर्फ उसमें राजस्व समाहर्ता था। जब तक जमींदार निर्धारित लगान आगे पहुंचाता रहेगा या अदा करता रहेगा, तब तक उसके साथ ये बंदोबस्त रहेगा।
यदि वो ऐसा करने से चूक करता है तो उसकी संपदा नीलाम की जाएगी। यह बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए किया गया था। यह लगान निर्धारण 10 वर्षों के लिए किया गया था और 10 वर्षों बाद लगान की पुनः निर्धारित किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर राजस्व राशि की भुगतान में जमींदार चूके क्यों? कंपनी सोचती थी कि राजस्व मांग यदि निर्धारित की जाएगी तो जमींदारों में सुरक्षा का भाव होगा, उसमें आत्मविश्वास होगा, वे निवेश पर अपने प्रतिफल की आशा से प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। इससे ज़्यादा कृषि होगी, जब कृषि में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो ज़्यादा राजस्व आएगा, जब ज़्यादा राजस्व आएगा तो वे इसका भुगतान कर लेंगे। हम एक ताल्लुकदार शब्द का अध्ययन करेंगे। ताल्लुक का मतलब होता है संबंध और ताल्लुकदार का अर्थ एक क्षेत्रीय इकाई बाद में हो गया। जैसे तालुका का अर्थ तहसील होता है गुजरात में, और इसी प्रकार तालुका शब्द का मतलब एक क्षेत्र से। चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत में 1793 में इसने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। ये तब बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये 2 बार गवर्नर जनरल रहा। आखिर जमींदार इस व्यवस्था में असफल क्यों हुए? 75% तक असफल हुए। आखिर इनकी असफलता का कारण क्या था?